स्वागत है आपका मेरे चैनल JCRT ट्यूटोरियल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, रेशनल नंबर्स, जो कि हिंदी में परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन में सभी बच्चों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि सारे बच्चों को पढ़ाई में कोई भी नुकसान ना हो। इसलिए प्लीज़ सबका हेल्प कीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे हम लोग पढ़ने के पहले हम लोग कुछ प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग भूल चुके होंगे। चलिए हम लोग इसे रिवाइज करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो, इसमें मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी जो इस चैप्टर में। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेते हैं तो आपसे सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 से लेकर के पूरा अनंत तक, जहाँ तक जाता है वहाँ तक। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्याओं के आगे सिर्फ हम लोग 0 लगा देते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है, ये भी अनंत तक जाएगी। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? देखो, 0, 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक जाएगी, पर इधर आगे में क्या आ जाएगी? -1, -2, इस तरीके से करके अनंत तक इधर आगे तक जाएगी और इधर पीछे तक जाएगी। तो यानी कि प्राकृत और पूर्ण संख्याओं को मिला देंगे और आगे में -1, -2 इत्यादि और भी हम आगे लगा सकते हैं, तो पूर्णांक संख्या कहलाएगी। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या क्या है? हम लोग इसमें आज का चैप्टर हम लोग का परिमेय संख्या ही है, इसलिए मैंने ये सब रिवाइज करवा दिया है। देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को हम लोग, ठीक है, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिस संख्या को P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे समझाती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल है 2/3, 4/5। आप माइनस में भी दे सकते हो, जैसे कि 2 -2/4, इस तरीके से। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या 2 एक परिमेय संख्या है, तो आप बोलोगे हाँ। आप बोलोगे कैसे? तो कैसे? देखो, यहाँ पे 2 का नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 छिपा रहता है, तो हम इसे 2/1 लिख सकते हैं। मैं बोलूँगी आपको कि क्या 6 एक परिमेय संख्या है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, 6 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 6 का नीचे क्या छुपा है? 1 छिपा है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हम लोग देखो, अब हम लोग परिमेय संख्या में देखते हैं। आपको परिमेय संख्या अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं धनात्मक परिमेय और ऋणात्मक परिमेय किसे कहेंगे। धनात्मक परिमेय यानी कि देखो, जैसे यहाँ पे 2/3 है, ये धनात्मक परिमेय है। यहाँ 4/5 धनात्मक परिमेय। धनात्मक परिमेय यानी कि प्लस लगा हो, तो इस समय प्लस लगा हुआ है तो ये धनात्मक परिमेय हो गया। ऋणात्मक परिमेय किसे कहेंगे? जिसके आगे ऋणात्मक यानी कि माइनस लगा, तो ये क्या हो गया? हमारा ऋणात्मक परिमेय हो गया। ये धनात्मक परिमेय, ये धनात्मक परिमेय। ऋणात्मक परिमेय, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 4 -4/5, ये क्या है? ये एक ऋणात्मक परिमेय है। ठीक है, देखो समझ में आ गया आपको। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समवृत्त गुण के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे योग में समवृत्त का गुण। ठीक है, योग का समवृत्त गुण हम लोग देखेंगे सबसे पहले। ओके, चलिए समझते हैं योग का समवृत्त गुण क्या है। देखो, योग का समवृत्त गुण, परिमेय संख्याओं का योग निकालना हम पहले ही सीख चुके हैं, है कि नहीं? अब हम इसके कुछ परिमेय संख्याओं के युग्म का योग ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। यानी कि देखो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ a + a/b + c/d। ठीक है, इन दोनों को हम लोगों को ऐड करेंगे तो क्या इसका जो संख्या आएगा वो परिमेय संख्या आएगी। अगर आएगी तो हम बोलेंगे कि योग का समवृत्त गुण है। ठीक है, मैं इसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो,
ए बटा बी, यानी कि ए का मान हमें कुछ रखना होगा, बी का अलग मान रखना होगा, सी का और डी का सबका अलग मान रखना होगा। ठीक है, जैसे कि आपका बुक में दिया होगा, एग्जाम्पल में आप देख लीजिएगा, मैं सही समझा देती हूँ। देखो 3/4 माइनस, देखो यहाँ पे हमें प्लस करना है ना, प्लस यहाँ पे माइनस 5/7 दिया हुआ है। इसे हम लोग क्या करेंगे, समृद्ध योग करेंगे। तो परिमेय संख्याओं का योग आपको आता होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 7 चौक यहाँ पे हो जाएगा 28। ठीक है, 28। अब हम यहाँ पे 4 का टेबल में 28 कितने बार में होगा, 7 बार में। अब 7 को इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 7 तिया 21 प्लस, और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे होगा 4, यानी कि 7 का टेबल हम लोग फॉरवर्ड पढ़ेंगे तो हम लोग को 28 आएगा। 4 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20। और हम क्या करते हैं इसे, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 20 बटा यहाँ पे आ जाएगा 28। अब देखो 21 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1/28। ठीक है, 1/28। तो हम क्या ये परिमेय संख्या है, यानी कि दो परिमेय संख्याओं का योग करने पे तीसरा संख्या जो आएगा वो भी परिमेय संख्या आएगा। तो हम ये परिमेय संख्याओं का योग किया, तो यहाँ पे परिमेय संख्या है तो हम कहेंगे कि योग का समृद्ध गुण है। ठीक है, मैं से आपको माइनस वाला में भी समझा देती हूँ। जैसे कि माइनस यहाँ पे 3/8 है, प्लस यहाँ पे माइनस 4/5 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 8/5 यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक, 40 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे -15, फिर प्लस माइनस, फिर यहाँ पे 40 लाने के लिए हम लोग 8 से गुना करेंगे, फिर 8 को इससे गुना करेंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि -15 और -32 बटा यहाँ पे 40 होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे माइनस यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, यानी कि यहाँ पे 47। ठीक, 47 यहाँ पे बाय 40 हो जाएगा। पर यहाँ पे किसका साइन आएगा, माइनस का, क्योंकि देखो बड़ा संख्या जो है, बड़ा संख्या का आगे जो साइन रहता है वही साइन आता। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस, यानी कि -47/40। तो क्या है ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा गया, यानी कि या तो प्लस हो या तो माइनस हो। देखो माइनस में भी मैंने बता दिया और प्लस में भी मैंने बता दिया, तो दोनों में योग करने पर समृद्ध गुण क्या होता है तो हम बोलेंगे कि हाँ होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध गुण। ओके, तो हम लोग देखेंगे व्यवकलन में समृद्ध गुण, यानी कि देखो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा कि a/b माइनस c/d, यानी कि दो परिमेय संख्याओं को माइनस करने पे क्या परिमेय संख्या आता है। अगर आता है तो हम बोलेंगे कि हाँ व्यवकलन में समृद्ध गुण है, और अगर नहीं आएगा तो हम बोल देंगे नहीं। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे कि 3/5 माइनस 2/15। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, 15 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ओके, अब 15 को हम लोग यहाँ पे 15 लाने के लिए 3 से गुना करेंगे, और यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे माइनस, देखो यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। यहाँ पे 15 लाने के लिए 1 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे 9 में से हम लोग 2 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे 7/15 बच जाएगा। तो क्या यहाँ पे समृद्ध हुआ है, यानी व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध हुआ है, तो हम बोलेंगे कि हाँ हुआ है। हम लिख देंगे कि हाँ व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध गुण है, यानी कि दो परिमेय संख्याओं को घटाने पर एक परिमेय संख्या ही आंसर होता है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखेंगे गुणन के अंतर्गत समृद्ध गुण। ओके, देखिए गुणन का समृद्ध गुण अब हम देखेंगे। इसमें हम कहेंगे कि दो परिमेय संख्याओं को गुणनफल करने पे क्या एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ। ओके, जैसे कि a/b गुना c/d करने पे क्या एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अगर होगी तो हम बोलेंगे कि हाँ कि गुणन में भी समृद्ध का गुण है, अगर नहीं प्राप्त होगी तो हम बोलेंगे कि नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। आपका बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 2/3 गुना 5/7 हमें इसे गुना करना है। तो कैसे गुना करेंगे, ऊपर का ऊपर से गुना करेंगे, नीचे का नीचे से गुना करेंगे। ओके,
ऊपर का देखो 5 दूनी कितना हो गया 10 और 7 से कितना हो गया 21। अगर ये कटता है तो काट देंगे और नहीं कटेगा तो नॉर्मल रहने देंगे। तो क्या दो परिमेय संख्याओं को गुना करने पे एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है? तो हम बोलेंगे कि हाँ प्राप्त होती है। तो हम बोलेंगे कि हाँ गुणन में समृद्ध गुण है। ओके, अब हम देखेंगे, अब मैं इसे माइनस में भी बता देती हूँ। ठीक है, माइनस में जैसे कि -4/5 गुना 3/7। हम इसे गुना करेंगे तो देखो 4 तिया हो जाएगा 12। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12, पर देखो यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बट्टा 5 सते 35। तो हम बोलेंगे कि हाँ माइनस में भी प्राप्त होता है। ठीक, अब हम देखेंगे भाग में समृद्ध का गुण। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे भाग में समृद्ध का गुण। ठीक है, यानी कि दो परिमेय संख्याओं को भाग देने पर क्या हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है? तब हम बोलेंगे कि हाँ कि भाग में समृद्ध का गुण है। अगर नहीं प्राप्त होगी तो हम बोल देंगे कि नहीं, भाग में समृद्ध का गुण नहीं है। ठीक है, देखो आपका बुक में एग्जाम्पल दिया होगा, आप उसे देख लेना। ठीक है, मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। जैसे कि A/B भागा C/D बराबर होना चाहिए A/B, सॉरी यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला होगा। ओके, देखो एग्जाम्पल में हम देखेंगे A/B यानी कि 3/7 भागा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, हम भाग कैसे देते हैं? देखो यहाँ पे 3/7 है, वो बड़ा बट्टा यहाँ पे भाग देंगे 7/2 से, तो ये क्या होगा, ये दोनों संख्या जो कि उलट जाएगी, ये इसके साथ हो जाएगी गुना, ये इसके साथ हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि देखो 3/7 है, ये उलट कर हो जाएगी यहाँ पे 2/5। ठीक, यानी ये इससे गुना हो गई, ये इससे गुना हो गई, इस तरीके से होता है। तो हम इसे क्या करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 सते 35। तो क्या दो परिमेय संख्याओं को हम लोग भाग दे रहे हैं तो एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है? तो हाँ, तो हम बोलेंगे कि हाँ भाग में समृद्ध का गुण है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे और एग्जांपल बताती हूँ। पहले माइनस वाला, -5/7 भागा 2/5 यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग भाग देंगे। जैसे अब आप लोगों को ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे -5 बटा यहाँ पे 3 है गुना, ये उलट जाएगा यानी कि 5/2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -25 यहाँ पे 6, यानी कि क्या ये भी तो हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि हाँ माइनस में भी इसमें हो रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक कंडीशन आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक कंडीशन आपको नोट करना है कि देखो जैसे कि हम 2/5 है। ठीक है, हम इसे भाग देंगे 0/4 से। ठीक, भाग देंगे तो क्या होगा, 2/5 गुना, ये उलट जाएगा यानी कि 4/0 हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8, और नीचे में किसी भी संख्या के हम 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। ये देखो हम लोगों ने परिमेय संख्या में क्या पढ़ा था? परिमेय संख्या में पढ़ा था कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी Q है जो कि 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो जाता है तो वो होता है इनफिनाइट, यानी कि अपरिभाषित, हम उसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 0 हो गया तो हम बोलेंगे कि ये अपरिभाषित है, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे एक कंडीशन आप यहाँ पे नोट करके रख लीजिएगा कि आपका Q हो जो कि 0 नहीं होना चाहिए, बाकी यहाँ पे होगा। ठीक, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा, हम बोलेंगे कि भाग में समृद्ध का गुण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो उसमें एक कंडीशन है कि Q है जो कि 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम देखेंगे क्रम विनिमय का गुण। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं उसे। अब हम क्रम विनिमय के गुण के बारे में समझेंगे। हम पहले योग में क्रम विनिमय के बारे में समझेंगे। ओके, योग के अंतर्गत क्रम विनिमय।
अंतर्गत क्रम विनिमय। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो और समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के बीच, ताकि वो भी आप लोग के जैसा अच्छे से पढ़ सके घर में। ओके, देखिए अब हम लोग समझेंगे कि योग के अंतर्गत क्रम विनिमय कैसे होता है। यानी कि हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के कुछ गुणों के बारे में, जो कैसे हम लोग जोड़ेंगे और क्रम विनिमय करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हम बोलेंगे दो पहले हम लोग योग में जानेंगे। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का योग करने पे क्या वो उनका योग है जो कि परिमेय संख्या ही आता है। यानी कि देखो जैसे कि a बटा b है प्लस c बटा d। क्रम विनिमय मतलब कि क्या होता है, अदला बदली। यानी कि इसके जगह पे ये आ जाएगा और इसकी जगह पे ये आ जाएगा, एक दूसरे से ये दोनों अपना जगह अदला बदली कर लेगा, इसे हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय। ठीक है, देखो आगे हो जाएगा c बटा d और पीछे हो जाएगा a बटा b। यानी कि ये दोनों है जो कि अपना जगह है जो कि बदल लेता है, ये इसके जगह पे ये इसके जगह पे आ जाता है, उसे हम बोलेंगे क्रम विनिमय। मैं इसे एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। अगर आपके पास बुक होगा तो प्लीज़ आप बुक निकाल करके समझिएगा, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे हम लोग समझते हैं पहला, यहाँ पे -1/3 प्लस 2/3 हम इसे योग करेंगे और फिर हम एक साइड इसे योग करेंगे। ठीक है, एक साइड इसे योग करेंगे, एक साइड इसे योग करेंगे। क्या सही आएगा आंसर, हम देखते हैं। इधर हम लोग करेंगे 2/5 प्लस -1/3। ठीक, इसे हम लोग योग करेंगे तो क्या करते हैं, योग करते हैं तो एलसीएम लेंगे 5 और 3 का, तो एलसीएम आ जाएगा 15। ठीक है, 15 यानी कि यहाँ पे 15 लाने के लिए 3 का टेबल में कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 5 बार पढ़ना पड़ेगा, और 5 को फिर इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -5। इस तरीके से यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग 3 बार, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब -5 है, यहाँ पे +6 है, यानी कि 5 में से हम लोग 6 घटाएंगे तो माइनस में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या साइन आएगा, जो बड़ा संख्या होता है उसका साइन आता है, यानी कि बड़ा संख्या यहाँ 6 है और 6 का आगे प्लस है, यहाँ प्लस का साइन होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो इसका भी एलसीएम 15 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5। यहाँ पे इन दोनों को घटाएंगे तो 1/15 आ जाएगा, यानी कि इधर भी 1/15 हो गया और इधर भी 1/15 हो गया है। ठीक है, इधर भी 1/15 हो गया है। तो क्या हुआ, दोनों तरफ सेम आया, यानी कि इन दोनों का प्लेस चेंज करने पर भी हम दोनों का यहाँ पे आंसर सेम आया। तो हम बोलेंगे कि हाँ, योग के अंतर्गत क्रम विनिमय साबित होता है। तो हम बोलेंगे कि हाँ होता है। ठीक, अब हम देखेंगे व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय। ठीक, व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय। ठीक, हम भी इसे फॉर्मूला से समझते हैं। पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख के समझाती हूँ। व्यवकलन का मतलब क्या होता है कि माइनस के अंतर्गत क्रम विनिमय, यानी कि यहाँ पे a बटा b माइनस c बटा d हो। अब हम क्रम विनिमय का मतलब मैंने क्या बताया, एक दूसरे का जगह ये प्लेस कर लेगा, जैसे कि ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी c बटा d आगे हो जाएगा माइनस a बटा b पीछे हो जाएगी। ठीक, मैं इसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले वाला एग्जाम्पल समझाया वैसे ही इसको भी समझेंगे। ठीक, आपके बुक में एग्जाम्पल दिया होगा, आप उसे ओपन करके देख लीजिए। ठीक, मैं यहाँ पे जैसे कि 1/2 माइनस 3/5 है, और इधर क्या होगा 3/5 आगे हो जाएगा और 1/2 है जो कि पीछे हो जाएगा, -1/2। ठीक है, दोनों सॉल्व करेंगे। अगर आंसर सेम आता है तो हम बोलेंगे कि हाँ व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय है। देखो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 हो गया। अब
टेबल में 10 कितने बार में होता है, 5 बार में। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ पे 5 का टेबल में 10 कितने बार में, 2 बार में। 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा -6। अब हम 5 को -6 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1/10 आ जाएगा। पर यहाँ पे बड़ा संख्या कौन है, 6। 6 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ आ जाएगा 10। यहाँ पे 10 लाने के लिए 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे तो 6। अब यहाँ पे 10 लाने के लिए 5 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 5 से गुना करेंगे तो -5, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1/10। ठीक है, दोनों संख्या तो सेम आया पर साइन अलग आया है ना, तो यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, साइन अलग आया है तो हम बोलेंगे कि नहीं। ठीक है, क्रम व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होता है। ठीक, हम इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था तो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है 4/3 - 5/7 का। हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 21। ठीक है, 21 लाने के लिए यहाँ पे 7 से गुना, 7 से यहाँ पे गुना करेंगे। ठीक है, 7 चौक हो जाएगा 28। 21 लाने के लिए यहाँ पे 3 से गुना तो 3 से यहाँ पे गुना करेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 15। अब हम क्या करते हैं, 28 में से 15 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 13, यानी कि 13/21 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी सेम करेंगे, यानी कि इसको आगे कर देंगे, इसको पीछे कर देंगे, यानी कि 5/7 - 4/3। अब हम इसे लेंगे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ 21। ओके, 21 हो जाएगा। 21 लाने के लिए यहाँ पे 3 से गुना तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे, यानी कि 15 माइनस। अब 21 लाने के लिए यहाँ पे 7 से गुना तो यहाँ भी 7 से गुना करेंगे 28। अब क्या हो जाएगा, 15 को 28 से माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा -13/21। ठीक है, देखो यहाँ पे भी 13/21 है, यहाँ भी 13/21 आया, पर यहाँ पे प्लस में आया है, यहाँ पे माइनस में आया है, यानी कि साइन अलग है। साइन अलग है तो हम बोलेंगे कि नहीं, व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं हो सकता है। ठीक, अब हम देखेंगे गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय। देखो, गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय हम लोग अभी देखेंगे। ओके, देखो यहाँ पे हो जाएगा A/B गुना C/D बराबर होना चाहिए C/D गुना A/B के। ओके, देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आप लोगों के पास बुक है तो बुक में देखिएगा आप एग्जांपल। देखो यहाँ पे पहला एग्जांपल है, यहाँ पे 2/3 है इंटू 4/5 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना है, गुणन करना है, यानी कि ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे का नीचे से गुना करेंगे। ठीक है, यानी 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया यहाँ पे। अब 5 दिया यहाँ पे 15। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल। अब ये वाला देखेंगे, ये वाला आगे वाला हम लोग देख लिए, पीछे वाला हम लोग देखेंगे यहाँ पे, यानी कि 4/5 गुना 2/3। तो 4 दूनी कितना हो गया 8 और 5 दिया कितना हो गया 15। तो हम बोलेंगे कि गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है, यानी आगे पीछे करने पे भी आंसर हमारा सेम आता है ना, तो हम बोलेंगे कि इसमें क्रम विनिमय है। अब हम लोग इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल था तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, माइनस वाला। -7/3 गुना 6/5। ठीक है, 6/5 बराबर क्या होगा, 6 7 42। देखो यहाँ पे अगर कट रहा तो हम काट भी सकते। देखो 3 का पारा से यहाँ से कट जाएगा 2, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 14/5। और हम लोग यहाँ पे 6/5 गुना -7/3 कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि -14/5 आएगा। देखो इधर भी -14/5, इधर भी -14/5। तो हम बोलेंगे कि गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है। हाँ है। ठीक है, अब हम लोग भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय को देखते हैं। तो भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय यानी कि हम दो परिमेय संख्याओं को भाग देंगे तो क्या हमारा आंसर जो कि परिमेय संख्या आएगा, तब हम बोलेंगे कि हाँ, और दोनों तरफ सेम आंसर होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे A/B भाग C/D, और क्रम विनिमय में क्या करेंगे, बराबर होना चाहिए C/D भाग A/B के। ठीक, तो
यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। पहला एग्जाम्पल आपके बुक में होगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है 2/3 भाग -8/9। हम क्या करेंगे, मैंने इसके पहले आपको बताया कि यहाँ पे जब भी भाग दिखे तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को हम उल्टा कर सकते हैं। यानी कि 2/3 गुना 9 यहाँ पे -8 हो जाएगा। यानी कि देखो हम यहाँ पे काट सकते हैं ना, 2 3 तिया 9 और 2 से काटेंगे इसको तो 4, यानी कि 3/4 हो जाएगा। देखिए माइनस है ना नीचे में कभी भी माइनस नहीं होता। आपको इतना हमेशा अब से याद रखना, कभी भी नीचे माइनस नहीं होता। वो कभी भी नीचे रहेगा, वो अपने आप ऊपर चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे -3/4 है जो कि आंसर होगा। ठीक है, अब हम इसका दूसरा भाग देखते हैं। -8/9 भागा 2/3 से। ठीक है, देखो क्या होगा, -8/9, ये दोनों उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, ये कटेगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -4/3। देखो यहाँ भी -4/3 है, इधर है -3/4। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं हो रहा है, यानी कि ये इसके बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू RHS और LHS बराबर नहीं है। तो हम बोलेंगे कि भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं हो सकता है। ठीक, हम इसका दूसरा एग्जाम्पल भी लेकर के देख सकते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेकर मैं बताती हूँ। से -5/4 भागा 3/7 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -5/4 गुना 7 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, यानी -35/12। अब इधर हम लोग देखते हैं तो यहाँ तो इधर हो जाएगा 3/7 भागा -5/4, यानी कि इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3/7 गुना 4/-5, यानी कि 4 तिया 12 और यहाँ पे हो जाएगा 5 × 7 = 35, -35। मैंने आपको बताया है कि माइनस कभी भी नीचे में नहीं होगा, माइनस से जो कि ऊपर में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ हो जाएगा -12/35। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इतना आंसर आया, यहाँ पे इतना आंसर आया है, यहाँ पे -35/12, यहाँ पे -12/35। क्या दोनों आंसर सेम है? नहीं है। तो हम बोलेंगे कि नहीं, भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं हो सकता है, यानी कि दो LHS और RHS बराबर नहीं हो सकता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे सचर्यता का गुण। ठीक है, अब हम देखेंगे सचर्यता का गुण। पहले हम देखेंगे ए नंबर में योग के अंदर। ठीक है, योग के अंतर्गत योग की सचर्यता। ठीक है, योग की सचर्यता देखेंगे, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे हम करेंगे क्या, A/B + C। सचर्यता मतलब क्या होता है, यानी कि बांटना। ठीक है, मैं इसे लिखती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ किस तरीके से बटेगा। E/F। देखो एक बार ये इसके साथ बांटेगा और फिर दूसरी बार है जो कि दूसरी बार A/B + C/D + E/F, यानी कि देखो C और E एक दूसरे से बांट रहा है। अब क्या करेगा, यहाँ पे A और C एक दूसरे से बांटेगा। ठीक है, A और C एक दूसरे से बांटेगा, इसे हम बोलते हैं सचर्यता, यानी कि बांटना। एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। अगर LHS और RHS बराबर होता है तब हम कहेंगे कि योग में सचर्यता है, और नहीं होता है तो हम बोलेंगे कि सचर्यता नहीं है। ठीक, इसे मैं समझाती हूँ। अगर आपके पास बुक होगा तो देख लीजिएगा, बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, जैसे कि 2/3 यहाँ पे प्लस है, -3/5 + 5/6। हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम इसे इधर सॉल्व करते हैं और इधर दूसरा वाला पार्ट है जो कि हम इधर सॉल्व करेंगे। ओके, ये पहले तो इसके साथ जाएगा, यानी कि A/B ये हो गया, C/D ये हो गया और E/F ये हो गया। अब हम फिर से लिखेंगे 2/3, इसके लिए मैं लिख रही हूँ। ठीक है, प्लस माइनस प्लस 5/6
यहाँ पे 6 इसके साथ है एक बार, ठीक है, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। अगर दोनों बराबर आता है तो हम कहेंगे क्या कि बराबर है, और अगर नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि बराबर नहीं है। ओके, देखो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, पहले हम इससे सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसे, तो हम इसे सिर्फ इस तरीके से उतार देंगे, प्लस हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो भी इनका जोड़ हम कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे का एलसीएम लेते हैं, तो हम एलसीएम ले लेंगे। 6 × 25 = 30, ठीक है, यहाँ पे 6 × 25 = 30, यहाँ पे 30 लाने के लिए 6 से गुना, तो ऊपर भी 6 से गुना करेंगे, तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 18 -18 प्लस यहाँ पे 5 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अब हम फिर इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे इन दोनों को क्या है, प्लस माइनस माइनस यानी कि घटेगा। 18 में से 25 में से 18 हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 बटा यहाँ पे 30। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे, फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। फिर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 30, ठीक है, 30 लेंगे तो 30 लाने के लिए 10 से गुना, तो यहाँ भी 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20। यहाँ पे 30 लाने के लिए 1 से गुना, तो यहाँ भी 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 27/30, ठीक है। अब हम इधर देखते हैं, क्या इधर भी 27/30 आता है, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो हम इधर सॉल्व करते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 15, ठीक, 15 लाने के लिए यहाँ पे 5 से गुना, तो ऊपर भी 5 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 प्लस यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 15 लाने के लिए यहाँ 3 से गुना, तो यहाँ भी 3 से गुना यानी कि 9। अब इधर आ जाएगा 5/6। अब देखो हम इधर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 माइनस यहाँ पे 9 प्लस 5/6। अब देखो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1/15 प्लस 5/6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, फिर से एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30, ठीक, 30 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 30 लाने के लिए यहाँ पे 2 से गुना, तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, प्लस यहाँ पे 30 लाने के लिए 5 से गुना, तो यहाँ भी 5 से गुना करेंगे, 25। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 27/30। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इधर भी 27/30, इधर भी 27/30, हम इसे काट भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 9 का टेबल से हम लोग काट सकते हैं, या फिर 3 से भी काट सकते हैं, ठीक है। 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 × 9 = 27, 3 × 10 = 30, 3 × 9 = 27, 3 × 10 = 30, यानी कि यहाँ भी आंसर और इधर भी आंसर दोनों तरफ सेम आया है, तो हम बोलेंगे कि हाँ योग के अंतर्गत है, जो कि साचर्यता का नियम है। तो हम बोलेंगे कि हाँ योग के अंतर्गत साचर्यता का नियम है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग देखते हैं सब्सट्रैक्शन में साचर्यता का नियम। व्यवकलन के अंतर्गत साचर्यता हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। देखो a/b माइनस c/d माइनस e/f होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने प्लस में देखा था, सेम वैसे ही हम लोग माइनस में देखेंगे, यानी कि देखो एक बार है जो कि ये दोनों साचर्यता करेगा, और फिर बराबर होना चाहिए a/b माइनस c/d माइनस e/f के, ठीक है, बटा f के, यानी कि इस बार है जो कि कौन सा साचर्यता करेगा, a/b और c/d। एग्जाम्पल होगा, उसे देखिएगा, ठीक है। देखिए जब मैं आपको पढ़ाऊँ ना, आप बुक ले करके ज़रूर बैठा करो, उससे क्या होता है ना कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए कि मैम आपको मुझे समझ नहीं आता, फिर से समझाइए, ठीक है, मैं फिर से समझा दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझे क्वेश्चन भी भेज सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के। मेरे टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिएगा JCRT ट्यूटोरियल, उस पर ऐड हो सकते हैं, और उस पर कोई भी क्वेश्चन है आप भेज सकते हैं बेझिझक, ठीक है, डरिएगा मत। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, -2/3 माइनस 5/7 माइनस 1/2, इन दोनों को साचर्यता करेंगे, बराबर होने चाहिए इसका -2/3 माइनस 5/7
इन दोनों का सचर्यता से। ठीक है, हम लोग पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे यानी इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, यानी इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14। ठीक है, 14 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा 10। यहाँ पे 7 से गुना कर 14 लाने के लिए यहाँ पे 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पे भी 7 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 7। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, हाँ इस तरीके से। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 बटा यहाँ पे 14। अब क्या करेंगे, इन दोनों को भी एलसीएम लेना पड़ेगा, है कि नहीं। इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 42, सही बोला। अब देखो यहाँ पे 42 हो गया, यानी कि 42 लाने के लिए यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, 14 से, तो यहाँ भी 14 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस है, मैंने माइनस छोड़ दिया। ठीक है, माइनस लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 28। अब 14 लाने के लिए यहाँ पे, सॉरी 42 लाने के लिए यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से गुना करेंगे, यानी कि माइनस यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 28 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा 37, माइनस 37 होगा। क्यों, क्योंकि बड़ा संख्या का आगे जो साइन है वही साइन आता है ना। देखो इस तरीके से यहाँ हो जाएगा माइनस 37 बटा 42 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इधर देखते हैं कि इधर कितना आता है। इधर लाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 7 21। 21 लाने के लिए यहाँ पे 7 से गुना, तो यहाँ भी 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 14। माइनस 21 लाने के लिए यहाँ पे 3 से गुना, यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 15। ठीक है, माइनस 1/2। इन दोनों, इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 21 और यहाँ पे माइनस 14, यहाँ पे माइनस 15 है, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 29। और यहाँ पे क्या साइन आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे बड़ा संख्या का आएगा माइनस का साइन, इसलिए माइनस आ जाएगा, माइनस 1/2। अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे इन दोनों को बराबर करेंगे, यानी इन दोनों को बराबर करना है, यानी कैल्शियम लेना है। इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा 21 दूनी 42। ठीक है, 21 दूनी 42 आ जाएगा। यहाँ पे 42 लाने के लिए 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, यानी 29 को 2 से गुना करेंगे ना तो यहाँ पे 58 होगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, देखो 58 हो गया। अब देखो यहाँ पे 42 लाने के लिए यहाँ पे 21 से गुना करेंगे, यहाँ पे 21 से गुना करना पड़ेगा, यानी माइनस 21। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तब 58 में लोग 21 जोड़ते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 79। ठीक है, यहाँ पे 79 हो जाएगा, पर यहाँ पे माइनस में 79 होगा क्योंकि बड़ा संख्या 58 के आगे क्या है, माइनस है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 42, यानी कि यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे इतना आया है और यहाँ पे इतना आया है। क्या दोनों समान आया है, नहीं, इसलिए हम बोलेंगे कि व्यवकलन के अंतर्गत सचर्यता नियम है जो कि नहीं फॉलो करता है, तो हम लोग बोल देंगे दिस नॉट इक्वल टू यहाँ पे। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो फिर से देख लीजिएगा। ओके, अब हम देखेंगे कि भाग के अंतर्गत, गुणन के अंतर्गत सचर्यता का नियम। ठीक है, चलिए देखते हैं। गुणन की सचर्यता हम लोग देखेंगे, यानी कि यहाँ पे a/b होना चाहिए गुना c/d गुना e/f, यानी कि पहले यहाँ पे सचर्यता करेगा, उसकी वजह से हमने पहले क्या सेम वैसे ही करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे a/b, यहाँ पे c/d गुना e/f होगा। ठीक है, e/f होगा, देखिए a/b और c/d दोनों सचर्यता करेगा। ठीक है, हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया होगा, आप फिर से देखिएगा। देखिए 2 सॉरी यहाँ पे 5 दिया हुआ है ना, हाँ यहाँ पे 5 है, -5/3 गुना 7/4 गुना 2/9, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, और इधर दूसरा तरफ दिया हुआ है -5/3 गुना 7/4, इसको सचर्यता करेंगे 2/9 के साथ। क्या दोनों इक्वल आता है, देखते हैं हमें। ठीक है, यहाँ पे -5/3 हो जाएगा गुना, इन दोनों को पहले गुना कर ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 14 और 9 चौका 36 हो जाएगा। हम यहाँ पे काट भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग काट भी सकते हैं, बाद में भी काट सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, देखो यहाँ पे आ गया, हम यहाँ पे काट सकते हैं, काट देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 7 बार में, या 2 से करेंगे तो 18 बार में।
यानी कि यहाँ पे आ गया कितना, 5 सत्ते 35 माइनस 35, यहाँ पे 18 छत्ते 58 54, ठीक है, यहाँ पे 54 आ गया। यानी कि यहाँ पे तो इतना आंसर आ गया। अब हम दूसरा तरफ इधर देखते हैं कितना आंसर आता है, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7 पच्चीस 35 बट्टा 4 तिया 12 गुना यहाँ पे 2/9 है, 2/9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो कट सकता है, 2 से काटेंगे तो 6, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। और देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 35 और 9 छक 54 यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि देखो इधर ये वाला, यानी इधर ये वाला और इधर ये वाला दोनों सेम आया है, तो हम बोलेंगे कि गुणन के अंतर्गत सचरित्र का नियम है, तो हाँ है, ठीक। बोलेंगे कि हाँ गुणन के अंतर्गत सचरित्र का नियम है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाग के अंतर्गत सचरित्र का नियम, ठीक है। देखिए भाग के अंतर्गत सचर्य, भाग की सचर्यता, भाग की सचर्यता, ओके। देखो इसके लिए हम लोगों को क्या नियम फॉलो करना होगा, देखो सेम ऐसे ही सब यहाँ पे भाग लग जाएगा, a/b भाग c/d भाग e/f। पहले इससे सचर्यता करेगा, इसके बाद फिर a/b भाग c/d भाग e/f, यानी कि इस तरह इसको सचर्यता करेगा। दोनों बराबर होना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो हम बोलेंगे कि हाँ भाग के अंतर्गत सचर्यता है, और नहीं आएगा तो हम बोल देंगे कि नहीं है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे आपके बुक से, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका बुक में 2/3 भाग -1/4 भाग 7/5, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ दिया हुआ है 2/3 भाग -1/4 भाग 7/5। इन दोनों को हम सचर्यता करेंगे, ठीक है। यानी LHS और RHS बराबर होना चाहिए। ये क्या है, ये हमारा LHS है, ये वाला है RHS, ठीक है। LHS RHS आप लोगों को पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये हमारा राइट हैंड है तो राइट हैंड साइड, और ये हमारा लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट ये लेफ्ट, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। देखो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3। देखो हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी कि -1/4 इसको भाग देंगे। मैंने आपको सिखाया जब भी भाग का चिन्ह दिखे तो क्या करेंगे, हम इसे जस्ट उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे यानी 5/7 हो जाएगा। उल्टा करने का मतलब वो नहीं है कि उलट दीजिएगा, सिर्फ गुना करना है, ओके। देखो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2/3 आएगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -5/7 हो जाएगा 28, ठीक है। 7 चौक 28 हो जाएगा। देखो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2/3, यहाँ पे भाग है तो ये फिर से उलट जाएगा, ठीक है। उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 28/-5 हो जाएगा, ठीक। हम इसे क्या करेंगे, 28 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 56, ठीक है। और नीचे 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15, और ये माइनस नीचे आएगा, पर ये माइनस मैंने आपको कहा था कि कभी भी नीचे नहीं आता, ये कट के ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा माइनस, यानी कि यहाँ हो जाएगा -56/15, ये आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम इधर सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/3, ये इसके बट्टा में तो ये उलट जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 4/-1 हो जाएगा, ठीक है। -1 तो नीचे में नहीं रहेगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -8/3, और इधर एक भाग में था 7/5, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, देखो हम इसे सॉल्व करेंगे, -8/3 ये है जो कि उलट जाएगा, ठीक है। उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 है, ये उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा गुना 5/7 हो जाएगा, ठीक है। 7 हो जाएगा, क्या करेंगे, हम इसे गुना कर देंगे, इससे गुना करेंगे, 8×5 = 40, यानी -40 हो जाएगा, 7×3 = 21 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो
यहाँ पे कितना आया -56/15, यहाँ पे आया -21/21 आया, -40/21 सॉरी। हाँ देखो ये दोनों अलग है, तो हम बोलेंगे कि भाग के अंतर्गत सचर्यता का नियम है जो कि फॉलो नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है। तो हम बोल देंगे कि LHS बराबर RHS है जो कि डज नॉट इक्वल टू होगा, यानी कि बराबर नहीं होगा। ठीक, भाग की सचर्यता नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं योज तत्समक, और भी कुछ छोटा छोटा पॉइंट है उसे देख लेते हैं। ओके, देखो योज का तत्समक, ठीक है, योज्य का तत्समक यानी कि जोड़ में तत्समक। हम जानते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है तो उसका योग फिर से वही पूर्ण संख्या आती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में बता सकते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या, जैसे कि 2 ले लिए, ठीक है, 2 में अगर हम शून्य को जोड़ें तो क्या आएगी, 2 ही आ जाएगा ना फिर से। जैसे कि हम और भी एग्जांपल लेते हैं, या तो शून्य है, शून्य में हम फिर से 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा वापस से। यानी कि हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं माइनस में भी बता देती हूँ, देखो -3 में हम लोग शून्य को जोड़े तो -3 ही हो गया, लेकिन जिस संख्या को हम लोग जोड़ेंगे वही संख्या वापस आ जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो वह संख्या वापस वही संख्या वापस आ जाती है। तो हम बोलेंगे कि वो योज्य तत्समक है, ठीक है। अब योज्य प्रतिलोम हम लोग समझते हैं। तो योज्य प्रतिलोम है पूर्णांक 1 का ऋणात्मक -1 होगा। जैसे कि प्रतिलोम यानी कि विपरीत होता है, यानी कि इनवर्स, ठीक है, विपरीत भी हम बोल सकते हैं और इनवर्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि 2 का एग्जांपल क्या होगा, आप बोलोगे कि -2 कि +2 है, यहाँ पे -2 हो जाएगा। मैं बोलूँगी कि आपको 5 का इनवर्स क्या है, यानी 5 का योज्य प्रतिलोम क्या है, आप बोल दोगे कि -5 है, ठीक है, इस तरीके से। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या का विपरीत संख्या ही उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ठीक, देखो अब हम लोग समझते हैं गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक तत्समक किसे कहेंगे कि किसी भी पूर्ण संख्या को, ठीक है, किसी भी पूर्ण संख्या को अगर हम 1 से गुना करवाते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। तब हम कह सकते हैं कि वो एक गुणात्मक तत्समक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लोग देखें कि जैसे में 5 है, ठीक है, 5 को मैं 1 से अगर गुना करवाऊँ तो क्या आएगा, फिर से 5 ही आ जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या में अगर हम लोग 1 से गुना करें तो वही संख्या वापस आती है, तो हम कहेंगे कि गुणात्मक तत्समक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 का गुणात्मक तत्समक बताएं तो क्या होगा, वो खुद ही हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ -5 का गुणात्मक तत्समक बताएं तो क्या हो जाएगा, -5 ही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको गुणात्मक तत्समक। अब हम देखेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि किसी भी संख्या को परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो उसका गुणनफल 1 प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, किसी भी परिमेय संख्या को गुना करने पर हमें 1 प्राप्त हो, तो कैसे हो सकती है। जैसे मैं आपको बोलूँ यहाँ पे 7/11 है, इसे हमें किससे गुना करने पर 1 प्राप्त होगा, तो मैं इसे खुद से ही गुना कर दूंगी, ठीक है। जैसे कि मैं इसे 11/7 से गुना कर दूंगी। देखो 11 से 11 कट गया, यहाँ पे 7 से 7 कट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1, और 1/1 क्या होता है, 1 होता है। यानी कि मेरा हो गया ना, किसी भी परिमेय संख्या को गुना करने पर हमें 1 प्राप्त होना चाहिए, तब वो हो जाएगा कि गुणात्मक प्रतिलोम है। प्रतिलोम मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि विपरीत होता है, यानी हम लोग उसे इन्वर्स भी बोल सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं दूसरा एग्जांपल, ठीक है, ये पहला एग्जांपल था, मैं इसे दूसरे एग्जांपल से पूछूं कि 3/8 है, ठीक है, 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम बताएं तो क्या होगा, मैं इसे इन्वर्स करके गुना कर दूंगी, जैसे कि 8/3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये 8 से 8 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 1। तो मैं इस तरीके से गुणात्मक प्रतिलोम को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जब 2 परिमेय संख्याओं को गुना किया जाता है तो और उनका गुणनफल यदि 1 आता है तब हम बोलेंगे कि
गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं शून्य का गुणात्मक गुण। ठीक है, शून्य का गुणात्मक गुण क्या है, हम लोग इसे समझते हैं। जैसे कि किसी भी परिमेय संख्या को अगर हम लोग 0 से गुना करते हैं तो वो 0 ही आता है, तब हम बोलेंगे कि गुणात्मक शून्य का गुणात्मक गुण है। जैसे कि किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग ले लेते हैं, जैसे 4/5 को लेते हैं, हम लोग 0 से गुना करवाएंगे, क्या हो जाएगा 0। किसी भी संख्या को हम लोग 0 से गुना करवाते हैं तो हमेशा 0 ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि गुणात्मक शून्य का गुणात्मक गुण है। यानी कि जैसे हम बोल दें -7/8 है। ठीक है, जैसे हम लोग 0 से गुना करवाते हैं तो क्या आ जाएगा 0, तो हम बोलेंगे कि शून्य का गुणात्मक गुण है। ठीक है, अब हम देखते हैं 1 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 1 से विभाज्यता का नियम, 1 से विभाजन का नियम, विभाज्यता का नियम। ठीक है, या फिर 1 से विभाजन हम लोग देखते हैं। जैसे किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग 1 से विभाजित करते हैं तो वो संख्या खुद से वापस आ जाती है। ठीक है, किसी भी संख्या को हम अगर 1 से विभाजित करें, ठीक है, तो वो खुद से वापस आ जाती है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि 4/9 है, इसे हम लोग क्या करेंगे 1 से विभाजित करेंगे। 1 से विभाजित करेंगे तो क्या ऐसे नीचे आएगा, यानी कि हम लोग नीचे आएगा। और देखो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे 1 आ गया, 1 का नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया है कि ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 4/9। ठीक है, 4/9 गुना 1/1, यानी कि ये संख्या है जो कि फिर से वापस आ जाएगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुना करवाने पे वो संख्या वापस आ जाती है। तो ये हमारा क्या है, 1 से विभाजन का नियम है, या फिर 1 से विभाजन, या फिर -1 से अब हम देखते हैं। ठीक है, -1 से जैसे कि कोई संख्या हम ले लेते हैं, जैसे हम -4/9 ही लेते हैं, इसे हम -1 से विभाजित करते हैं। तो क्या करेंगे, -1, यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान लेते हैं। ये संख्या जो कि लट जाएगी, यानी कि यहाँ पे 4/9 गुना 1/-1 हो जाएगा। ठीक है, 1/-1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे -4/9 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्वयं से विभाजन का नियम। देखो, स्वयं से विभाजन यानी कि किसी भी परिमेय संख्या के लिए, ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या को हम उसी से अगर भाग दे देते हैं तो क्या होगा, वो संख्या 1 आ जाएगी। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में 2/5 है, हम उसे 2/5 से ही हम लोग भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे, इसके पहले हम लोगों ने देखा 2/5 है, यहाँ पे भाग है तो ये गुना में बदल देंगे तो ये संख्या भी उलट जाती है, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 5/2 हो जाएगा, यानी कि ये 5 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। ये है हमारा स्वयं से विभाजन।